Today we are going to learn an important chapter of physical chemistry which is known as chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जिसको आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं और ये बहुत इजीएस्ट चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? इजीएस्ट चैप्टर है। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमको सीखना है और किस तरह से क्वेश्चंस में इसको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो जेडब्ल्यू का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो क्या नाम है हमारे टॉपिक का? केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स है हमारे टॉपिक का नाम। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक के नाम को सुनकर आपको कुछ मालूम पड़ रहा होगा। केमिकल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन की बात होने वाली है। और काइनेटिक्स जैसा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? मोशन होता है। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? तो मोशन की स्टडी होगी। किसकी स्टडी होगी? मोशन की। समझ में आ रही बात? ही नहीं आ रही है? तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या? अगर हम लोग इसको एक्चुअल डेफिनेशन में देखें तो क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तीन चीजों की स्टडी होगी यहाँ पर। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें किसकी स्टडी की जाए? रेट ऑफ रिएक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स जो होंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो इन जनरल टर्म्स में अगर हम लोग समझना चाहें कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो क्या समझ में आता है हमको कि केमिकल रिएक्शन स्लो होगा, फास्ट होगा, या बहुत ज्यादा फास्ट होगा, या बहुत ज्यादा स्लो होगा। इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है। आगे चलकर जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे उनको इसका बहुत ही ज्यादा क्या होगा? इंपॉर्टेंस होगा और यूजफुल कंडीशंस क्या होंगी इसकी मालूम पड़ेंगी। क्लियर है? देखो ध्यान से। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम लोग देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या मालूम पड़ता है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन as well as factors affecting the rate of reaction will be described as a chemical kinetics। अभी हम लोग को देखना है कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। बराबर है? which topics will be studied over here। फर्स्ट वन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आता है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन का टॉपिक आता है आपका। कौन सा टॉपिक आता है बच्चों? इंट्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट थिंग जो देखना है हमको, क्या देखना है? इंट्रोडक्शन देखना है। क्लियर है? इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंड टॉपिक जो हमारा आएगा वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं यहाँ पे पूरे चैप्टर में कैसा मेंशन करूंगा? ROR करके। क्या मेंशन करके? ROR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ROR? रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट? एनी डाउट? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, थर्ड वन हो गया रेट लॉ। क्या हो गया? रेट लॉ। रेट लॉ की जस्ट बाद हम लोग को देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद फिफ्थ थिंग जो हम लोगों को देखना है वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखना है। क्या देखना है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। गॉट इट? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की स्टडी की जाएगी यहाँ पे। और सिक्स्थ वन जो देखना है हम लोगों को, मॉलिक्यूलरिटी देखना है। क्या देखना है? मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट वन जो देखना है हम लोगों को वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस देखना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। क्लियर? और लास्ट में हम लोगों को जो टॉपिक स्टडी करना है वो क्या हो गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? एनी डाउट? So which topics will be studied over here? How many topics will be studied over here? 8 topics. Introduction, rate of reaction, rate law, order of reaction, mechanism of reaction, molecularity, integrated rate equation, and factors affecting the rate of reaction. Okay? Any doubt? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है? Now we are going to learn about introduction of chemical kinetics। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रो दे दिया
कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of first one rate of reaction, second one mechanism of reaction, and third one factors affecting rate of reaction, क्लियर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच जो इन तीन चीजों की स्टडी करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। एनी डाउट, कोई टेंशन? ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो इंट्रोडक्शन में हमने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देख लिया। अभी हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे वो क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। और क्या बोला जाता है इसको, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ये देखना है। तो बच्चों आपको मालूम है कि इंस्टेंटेनियस वर्ड ये बहुत सारी जगह पे यूज हो चुका है। जैसा आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन वगैरह के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे जो बात की जाती है। क्लियर है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो बात की जाती है उसके लिए वर्ड क्या आता है, इंस्टेंटेनियस आता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए या जिसके कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगे, 10⁻14 टू 10⁻16 सेकेंड। इतने लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसी डेफिनेशन में क्या मेंशन करेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस which are completed very short interval of time, that is 10⁻14 to 10⁻16 seconds, 10⁻14 to 10⁻16 seconds. Those chemical reactions which are completed very short interval of time, that is 10⁻14 to 10⁻16 seconds, will be considered as the very fast reaction or instantaneous reaction. कोई डाउट, इतना बात समझ में ही नहीं। एट एनटीपी मतलब क्या, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब आप खुद बताइए कि जो रिएक्शन इतना फास्ट कंप्लीट हो जाए उसके रेट को डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल है क्या, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके रेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकें। क्लियर है। मोस्टली इसके अंदर बच्चों कौन से रिएक्शंस आते हैं, आयोनिक रिएक्शंस आते हैं। कौन से रिएक्शन आते हैं बोलो, आयोनिक रिएक्शंस, जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए उनका रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर एग्जाम्पल उसकी मेंशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पर जो आती है हमारी, वो क्या आ गया, HCl प्लस NaOH का रिएक्ट करना, HCl और NaOH का रिएक्ट करना। तो HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन हो गया, बहुत फास्ट रिएक्शन हो गया, इसका रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन से रिएक्शन बोलेंगे, अरे बोलो वेरी फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, बोलो फास्ट रिएक्शन। इतना बात समझ में कि नहीं, कोई डाउट? आगे देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, AgNO3 हो गया, क्या हो गया बोलो, AgNO3। और सेकंड क्या हो गया, NaCl हो गया, क्या हो गया, NaCl। तो AgNO3 और NaCl रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AgCl का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस NaNO3 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई डाउट? इतना बात समझ में कि नहीं? तो ये रिएक्शन में कैसा रिएक्शन हो गया, आयनिक रिएक्शन हो गया। क्लियर है, बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसका भी रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट, एनी टेंशन? नेक्स्ट वन जो रिएक्शन आता है, नेक्स्ट टाइप, वो क्या आती है, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट वन टाइप में हमने देखा कि जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहा था, उसका रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, वेरी स्लो रिएक्शन। दोज रिएक्शंस व्हिच टेक्स डेज, month, week or a year for their completion will be referred as the very slow reactions। ऐसे रिएक्शन जिनके कंप्लीशन के लिए एक दिन लग जाए, कई दिन लग जाए, महीनों लग जाए, या साल के सालों लग जाए, समझ में बती नहीं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन से रिएक्शन बोलेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन का भी रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर की नहीं क्लियर है? तो ऐसे रिएक्शन का भी रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल, जैसे फेमस एग्जांपल बताइए, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो गया बोलो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा प्रोसेस हो गया, अरे बोलो बहुत स्लो रिएक्शन हो गया। इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, इनका आपस में रिएक्ट करके नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर का फॉर्मेशन करवाना, ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बोलो, स्लो प्रोसेस है। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मिथेनॉल का फॉर्मेशन करवाना, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मिथेनॉल का फॉर्मेशन करवाना, ये स्टेप भी क्या होती है, बहुत स्लो होती है, इसलिए इसका भी रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट नहीं? तो वेरी स्लो रिएक्शन मतलब क्या, दोज रिएक्शंस व्हिच विल टेक days, month or a year for their completion will be referred as, अरे बोलो, will be referred as very slow reaction, will be referred as very slow reaction। कोई डाउट? एग्जाम्पल, फर्स्ट वन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पे जो जंग लगती है वो एक दिन में तो नहीं लग जाती है, बहुत टाइम लगता है कि नहीं लगता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल जो आती है यहाँ पे वो क्या आ जाता है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट in our atmosphere, तो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर फॉर्म्स H2O at NTP नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये भी बहुत स्लो रिएक्शन होता है, ये भी क्या होता है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है। क्लियर है? थर्ड एग्जांपल आ गई रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोलो, रूम टेम्परेचर पर। कितना होगा रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना केल्विन, 298 केल्विन। क्लियर है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करवाता है, मिथेनॉल का। कितना, किसका, मिथेनॉल, CH3OH। एनी डाउट? तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन। इसका भी रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है।
थर्ड टाइप आती है बच्चों मॉडरेट रिएक्शन. विच रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शंस. थर्ड टाइप इज दी मॉडरेट रिएक्शन. Those reactions which completed in moderate interval of time will be referred as a moderate reactions. ऐसे reactions जो moderate interval of time के अंदर complete होते हैं, ऐसे reaction को हम लोग क्या बोलते हैं? moderate reaction. इनका रेट डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल है. क्लियर है? तो वेरी फास्ट का भी नहीं है, वेरी स्लो का भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस का. किसका? मॉडरेट रिएक्शंस का. क्लियर है? those reactions which are completed in a moderate interval of time will be known as moderate reaction. Will be known as moderate reaction. Any doubt? तो ऐसे रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए मॉडरेट इंटरवल ऑफ टाइम लगे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे. इनकी एग्जांपल्स देखते हैं. तो इनकी एग्जांपल में आता है सबसे फर्स्ट डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. क्लियर? तो डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो when 2H2O2 will decompose, then there is the formation of water molecule. And removal of oxygen. किसका रिमोल होगा? ऑक्सीजन का रिमोल होगा. H2O का फॉर्मेशन होता है प्लस 2H2 का फॉर्मेशन हो गया प्लस O2 का क्या हो गया? रिमोल हो गया. तो डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 ये इसकी एग्जांपल में आ गया. सेकेंड इसकी एग्जांपल आती है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. क्या आती है बोलो? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. एनी डाउट? थर्ड एग्जांपल होगी NO प्लस Cl2. ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? NOCl2. क्या बनाते हैं? ये सब एग्जांपल हो गई मॉडरेट रिएक्शंस की. इनका हम लोग क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. एनी डाउट? नो. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द अनदर टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन, जो इस चैप्टर की जान है. जो इस चैप्टर की क्या है? जान. रेट ऑफ रिएक्शन तुमको समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कोहराम मचा दोगे. समझ नहीं बची? क्लियर है? जैसा कि एक शायर ने बोला है, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. खामोश मिजाजी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो. क्लियर है? तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. रेट ऑफ रिएक्शन. क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. ROR है यहाँ पे. क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखने मिलेगा, जहां पर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं गिब्स एनर्जी की. और गिब्स एनर्जी का रिलेशन रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ बताते हैं. इसका सबसे ज्यादा रिलेशन आपको जो मिलेगा, सबसे ज्यादा यूजफुल जो कंडीशन आपको दिखाई देगी वो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर्स में दिखाई देगा. इसलिए टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसको समझना बहुत जरूरी है. क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. क्या देखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन. देखो बच्चों, जब भी रेट की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी? रेट की बात होगी, तो टाइम से कंपेयर किया जाएगा उसको. किससे कंपेयर किया जाएगा? अरे क्लियर है क्या? जब भी रेट की बात होगी तो किससे कंपेयर किया जाएगा उसको? टाइम के साथ. तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और नहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट. आप कॉमन सेंस वाली बात है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट क्या होगा? अपीयर होगा.
तो रिएक्टेंट कितना रेट से डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट कितना रेट से अपियर हो रहा है, इसकी स्टडी को ही क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। शर्त क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट को या रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट को किससे कंपेयर किया जाए, टाइम के साथ। क्लियर है, किससे कंपेयर किया जाए। तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखा जाए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बोल सकते हैं हम लोग चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ अ केमिकल रिएक्शन इज अ गैसियस केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन गैसियस केमिकल रिएक्शन है तो आप किसके टर्म में बात करेंगे, प्रेशर के टर्म में। किसके टर्म में बात करेंगे, प्रेशर के टर्म में। क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की कभी बात कर दी गई तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या बन जाएगी बोलो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। ये फर्स्ट डेफिनेशन बन गई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी रिफर्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट। अगर केमिकल रिएक्शन जो है गैसियस केमिकल रिएक्शन है, अगर केमिकल रिएक्शन गैसियस केमिकल रिएक्शन है तो वहां पर डेफिनेशन क्या बन जाएगी, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी रिफर्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। एनी डाउट। ये फर्स्ट थिंग देख लिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत, कोई डिविजन, कोई ऑब्जेक्शन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। एनी डाउट। इट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये फॉर्मूला होगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। एनी डाउट। नाउ वी आर गोइंग टू नो ईच एंड एवरी टर्म। अभी हम लोग हर एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस माइनस डेल्टा सी एंड डेल्टा टी। एनी डाउट। ठीक है। तो क्या था बच्चों हमारा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा क्या बताता है, चेंज को बताता है। तो हर एक टर्म को हम लोग समझते हैं कि हर एक टर्म क्या एक्सप्लेन करती है। सबसे फर्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग, आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर। तो आर रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन को। प्लस साइन, आप खुद बताइए अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कम, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। क्लियर है। तो इंक्रीमेंट के लिए हमेशा कौन सी साइन यूज की जाती है, प्लस साइन। प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अरे बोलो प्रोडक्ट को। अगर प्लस साइन लग गया तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट की। और अगर माइनस साइन लग गया तो किसकी बात हो रही है, रिएक्टेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बोलो रिएक्टेंट। तो प्लस साइन किसको बताता है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एनी डाउट, कोडिंशन, कोई ऑब्जेक्शन। डेल्टा सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। कोई दिक्कत। तो डेल्टा सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन टाइम, चेंज इन, एनी डाउट? अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? ग्राफिकल। ठीक, तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखने जा रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ, कि रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सी एक्सिस है? वाई, और ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। क्लियर? यहां पर मैंने क्या ले लिया? कंसंट्रेशन ले लिया। क्या ले लिया आप लोग? कंसंट्रेशन। और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने? टाइम। आप बताइए कि जब टाइम जीरो था, जब टाइम क्या था? व्हेन रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट, तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे टाइम, वैसे वैसे रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। क्लियर है? एनी डाउट? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन क्या होते जाएगा, अरे बोलो, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होते जाएगा? कम होते चली जाएगा। कोई डाउट? ये कर्व किसको बताई? रिएक्टेंट को, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? और ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये लाइन किसको बताएगी? प्रोडक्ट को। किसको बताएगी? बोलो, प्रोडक्ट को। कोई डाउट? तो ये किसके लिए हो गया? रिएक्टेंट के लिए। और ये किसके लिए हो गया? प्रोडक्ट के लिए। एनी डाउट? तो रिएक्टेंट देख लिया, और क्या देख लिया? प्रोडक्ट। दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ हमारी होगी। कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? नेक्स्ट हम लोग यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सिंस फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या था फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। कोई डाउट? वेर सी क्या था? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन था। सी क्या था जहां पर? तो सी कॉन्सेंट्रेशन था। क्लियर है? और फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, सी इज इक्वल टू एन बाय वी होता है। जहां पर एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। और वी क्या है? आपका वॉल्यूम है। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और वी क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। क्लियर है? तो अगर हम लोग यूनिट ऑफ सी देखते हैं, यूनिट ऑफ सी, तो यूनिट ऑफ सी क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल होती है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर होती है, डीएम क्यूब होती है। बराबर है? सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, मिलीमीटर क्यूब भी होती है, जो लेना चाहे आप लोग। इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं? मोल पर लीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? मोल पर लीटर। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप? मोल पर लीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? मोलरिटी को बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी। तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप? एम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम। अरे क्लियर है? और कैसे लिख सकते हैं? एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिट मैंने किसी बताया? कंसंट्रेशन की बताया। किसी बताया? बोलो, कंसंट्रेशन। क्या होगी? मोल पर लीटर भी हो गई, और क्या होगी? मोलरिटी। इसको बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। क्लियर है? एनी डाउट? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर कंसंट्रेशन की यूनिट हमको मिल गई है, कंसंट्रेशन की यूनिट, तो अभी इसकी यूनिट डिटरमाइन करना हमारे लिए कोई मुश्किल है क्या? नहीं। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन यूनिट क्या मिली? मोल पर लीटर। तो आप क्या लिख देंगे उसकी प्लेस पे? मोल पर लीटर। और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। मोल पर लीटर, नीचे क्या लिख देंगे? सेकेंड लिख देंगे। मोल पर लीटर पर सेकेंड। बराबर है? पर मिनट भी लिख सकते हैं, पर आवर भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं।
क्लियर है। और क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मोल पर लीटर वी कैन राइट मोलरिटी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलरिटी। तो इसलिए इसकी एक यूनिट और हो जाएगी मोलरिटी पर सेकेंड, क्या हो जाएगी बोलो, मोलरिटी पर सेकेंड। दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन की अलग अलग यूनिट्स हो गई, जो आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मोल पर लीटर पर सेकेंड ऐसा लिखने का भी तरीका है, ये भी तरीका है, और ये भी एक तरीका है, पैटर्न है। जैसा मार्केट में अलग अलग पैटर्न चल रहे हैं, वैसी रेट ऑफ रिएक्शन की भी अलग अलग यूनिट है। कोई डाउट, एनी टेंशन, एनी ऑब्जेक्शन? अब हम लोग देखेंगे कि अगर गैसियस केमिकल रिएक्शन दे दिया, क्या दे दिया, गैसियस केमिकल रिएक्शन, तो उस केस में उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्लियर है, एनी डाउट? रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of gaseous chemical reaction, in terms of gaseous chemical reaction, तो gaseous reaction के केस में क्या यूनिट हो जाएगी अपनी, क्लियर है? gaseous chemical reaction के केस में अपनी यूनिट क्या हो जाएगी? तो हम लोग देखते हैं gaseous chemical reaction में, तो gaseous chemical reaction के केस में हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का, R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा P चेंज इन प्रेशर बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? एज वी नो दैट यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर, क्या होती है, एटमॉस्फेयर। देयरफॉर यूनिट ऑफ आर विल बी, क्या हो जाएगी, अरे बोलो, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, क्या हो जाएगी बोलो, एटमॉस्फेयर। क्लियर है, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आएगी नहीं? तो क्या हो जाएगी बोलो, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड हो जाएगी। एनी डाउट? तो सिर्फ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन, सबको समझा? ठीक है, तो यहां पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे का टॉपिक हमारा आने वाला है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन की दो टाइप्स होती है, कितनी टाइप्स होती हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, और सेकेंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है? The rate of reaction which will be determined at a particular range of interval of time will be described as the rate of reaction, average rate of reaction। ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर मालूम किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ ना कुछ रेंज रहेगी यहाँ पे, क्लियर है? यानी सिंपल सी बात कि अगर कोई पेरेंट टीचर के पास आते हैं, सर मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो क्या बोला जाता है, ना तो बहुत खराब है और ना तो बहुत अच्छा है, तो बोलते हैं अच्छा हमारा बच्चा एवरेज है। तो दो कंडीशंस के बीच में ये कंपेयर किया गया, जब रेंज लग जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, एवरेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एवरेज बोला जाएगा। कोई दिक्कत? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो रेंज ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम पर डिटरमाइन किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है? तो द रेट ऑफ रिएक्शन which is determined at a particular range of time
range of time is known as average rate of reaction, is known as average rate of reaction. उसको क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा R is equal to plus minus delta C by delta T. R is equal to plus minus delta C by delta T, where we can write it as plus minus C2 minus C1 by T2 minus T1. Final concentration minus initial concentration, where C2 is final concentration and C1 is initial concentration. Any doubt? T2 final time, T1 initial time. Final time, T1 initial time. तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो इनिशियल और फाइनल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या किया जाए? डिटरमाइन किया जाए. एनी डाउट? नेक्स्ट वन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अभी हम देखेंगे किसका? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का. किसका? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का. क्लियर है? उससे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी जानने की कोशिश करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. तो एवरेज देख लिया हमने, अब इंस्टेंटेनियस की तरफ बढ़ रहे हैं. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन which is determined at a fixed instant of time will be described as the instantaneous rate of reaction. The rate of reaction which is determined at a fixed instant of time, at a fixed instant of time is known as instantaneous rate of reaction. Is known as instantaneous rate of reaction. The rate of reaction which is determined at a fixed instant of time is known as instantaneous rate of reaction. It is represented as, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों? तो it is represented as R is equal to, अब एक फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम में बात हो रही है ना, एक फिक्स टाइम में बात हो रही है, इनिशियल और फाइनल में बात, एक फिक्स इंस्टेंट पे बात हो रही है. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए. R is equal to limit delta t tends to 0. अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा है, इसका मतलब क्या? चेंज इन टाइम क्या है? 0 है. चेंज इन टाइम 0 क्यों है? क्योंकि वही टाइम इनिशियल टाइम भी है, वही टाइम क्या है? फाइनल टाइम भी है. इसलिए चेंज इन टाइम क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया. तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो क्या बोल दिया जाएगा? इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया जाएगा. अगर लिमिट लग गया तो समझ जाना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है. शर्त क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0. अभी कई मतलब पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे मार्केट में पैटर्न चेंज हो रहा है पब्लिक का बाल कटाने का, कपड़े पहनने का, ऐसी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी पैटर्न चेंज होता है. तो क्या कैसे लिख सकते हैं? प्लस माइनस डेल्टा सी बाय क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया. कोई डाउट नहीं है. यहाँ पर लगा दिया हमने लिमिट, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0. एनी डाउट नहीं है. दूसरे थर्ड वन अगर देखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? डी सी बाय डी टी. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी सी बाय डी टी. अरे क्लियर है? जहां पे डी इसको बताता है स्मॉल चेंज को बताता है. किसको बताता है? स्मॉल चेंज को. एनी डाउट नहीं है. तो ये मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. ये मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमको इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है. तो अभी क्या देखना है हमको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का भी देखना है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का भी देखना है. सबसे फर्स्ट देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है. क्लियर है? तो क्या होता है?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमने देखा कि इनिशियल और फाइनल इंटरवल ऑफ टाइम में इसको डिटरमाइन किया जाएगा। तो अगर हम लोग किसी बात करते हैं फॉर रिएक्टेंट की बात करते हैं, किसी बात करते हैं बोलो फॉर रिएक्टेंट, क्लियर है? अगर फॉर रिएक्टेंट बात करता हूं मैं, फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट देखते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या ले लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया मैंने, टाइम ले लिया, क्लियर है? और ये ग्राफ क्या हो रही है, अगर रिएक्टेंट की बात करूंगा तो क्या होगी, ग्राफ डिक्लाइन होते चली जाएगी, क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होते, यानी कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इस तरह से कम होता चला गया, क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या देखना है कि अगर मैं यहां पर ट्रेस करता हूं पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को देखना शुरू किया मैंने, ये C1, ये C1 है और ये क्या है ना? तो रिएक्टेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। ये C1 मुझे कितने टाइम पर मिला, दिख रहा है आपको? तो ये C1 हुआ आपका, और ये क्या हो गया C2, कोई दिक्कत? और यहां पर वैल्यू कितना मिल गई अपने को, यहां पर वैल्यू मिल गई T1 और यहां पर वैल्यू कितना मिल गई T2, क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन की जब वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को, रिएक्टेंट की बात करें तो माइनस लगाएंगे, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा C2 माइनस क्या हो जाएगा C1 बाय क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना बच्चों, R इज इक्वल टू माइनस C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस क्या हो गया T1 हो गया। अगर मैं इसी को वैल्यू लेता हूँ और वैल्यू के फॉर्म में समझने की कोशिश करता हूँ, किसके फॉर्म में, वैल्यू के फॉर्म में, तो कंसीडर करो, एग्जांपल दिया मैंने कि यहां पर रिएक्टेंट ले लिया मैंने, रिएक्टेंट के टर्म में बात कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां पर लिया मैंने, ये ग्राफ क्या हो रही है, इस तरह से डिक्लाइन हो रही है, और यहां पर टाइम ले लिया मैंने, टाइम इन सेकेंड्स, टाइम ले लिया मैंने, टाइम इन सेकेंड्स। तो यहां पर कंसीडर करो कि यहाँ पे टाइम जो है 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, और यहाँ पर 5 सेकेंड हो गया। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया मैंने मोल पर लीटर में या मोलर में, तो कॉन्सेंट्रेशन लिया मैंने इन मोलर, ठीक है? तो मोलर क्या है, इसकी यूनिट है, तो कॉन्सेंट्रेशन इन मोलर लिया तो यहाँ पे 5 मोलर है, 10 मोलर, 15 मोलर, 20 मोलर और 25 मोलर। अब हम लोग को देखना है कि जब कॉन्सेंट्रेशन 15 मोलर था तो टाइम कितना था 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना मोलर है, 15 मोलर है। इसी तरह से अगर मैं टाइम को ट्रेस करता हूं तो जब टाइम 2 सेकेंड है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 5 मोलर, कितना मोलर हो गया 5। ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए। तो आप बताइए, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लगाऊं माइनस C1 C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, जो बाद में मिला, जो टाइम T2 पे मिला, तो माइनस ऑफ 5 लिख दिया मैंने, माइनस C1 की वैल्यू क्या आया यहाँ पे 15 आया, बाय T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस 1, क्लियर है? 5 माइनस 15 माइनस 10, 2 माइनस 1 1। एनी डाउट? अभी देखो, अब क्या होगी वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ गया +10 आया। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते वक्त नेगेटिव साइन लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी, ये आपको याद रखना है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, rate of reaction cannot be negative. That's why we are assigning negative sign in front of concentration of reactant. Concentration of reactant लिखते वक्त
उसके सामने क्या लगाया जाता है, माइनस साइन लगाया जाता है, ताकि फाइनल जो हमारा रेट आने वाला है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया। एनी डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? इसी तरह से हम लोग इसकी बात करेंगे प्रोडक्ट की। किसकी बात? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका देख रहे थे हम लोग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। रिएक्टेंट के लिए हमने देख लिया कि नेगेटिव साइन हमने क्यों असाइन किया था, क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव साइन असाइन करने का मकसद ये था ताकि हमारे रेट की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव हो जाए। अभी प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे। तो एज वी नो दैट on increasing time concentration of product goes on increasing। जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया और यहाँ पर टाइम इन सेकेंड हो गया, कोई डाउट? और ये कॉन्सेंट्रेशन इन मोलर हो गया। कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन आपको? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर ये दो कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले लिया, आप खुद बताइए, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है मेरा और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये फाइनल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में तो टाइम भी क्या है, लेस है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में तो टाइम भी क्या है, दिख रहा है? यहाँ पर टाइम कितना हुआ T1, यहाँ पर टाइम कितना हो गया T2। तो R इज इक्वल टू, हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट के लिए, प्लस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसीलिए प्लस साइन आएगी, C2 माइनस क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्लियर है? और आंसर किसमें आना चाहिए, पॉजिटिव। इसको भी एग्जांपल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आप कंसीडर कीजिए कि किसी भी हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन की अपने को ग्राफ दी गई, क्लियर है, और ये प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती जा रही है, टाइम के साथ बढ़ते चली जा रही है। और यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलर लिया है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, कोई दिक्कत? टाइम इन सेकंड लिया है, यहाँ पर टाइम कितना है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। यहाँ पर कितना हो गया, कंसीडर कीजिए 10 मोलर, 20 मोलर, 30 मोलर, 40 मोलर ले लिया मैंने। क्लियर है? तो शुरू में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसने इसको इंटरसेक्ट किया, तो यहां से टाइम कितना मिला, 4 सेकंड मिला, और यहां से अगर हम लोग देखते हैं, क्लियर है, तो कितना मिला, 2.5, कितना मिला, 2.5। अब रेट की इक्वेशन लिखने बोला, प्लस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय T2 माइनस T1। एनी डाउट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, C2 30 minus initial concentration 10. What is the time interval for final time? 4. Initial time 2.5 plus 30 minus 10 20 by 4 minus 2.5 1.5। क्लियर है? इसको कैंसिल करके आप आंसर ला सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो आंसर मुझे ये बताना था यहाँ पे कि आपका आंसर किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो आपको ये बताना जरूरी था मेरे लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ग्राफ के जरिए वैल्यू फाइंड आउट करने बोला रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब देखा जाता है तो बच्चों हमको मालूम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर डिटरमाइन किया जाए। तो चाहे रिएक्टेंट की बात करें या चाहे प्रोडक्ट की, फॉर रिएक्टेंट अगर हम लोग देखते हैं तो सिंस वी नो दैट ऑन इंक्रीजिंग टाइम बढ़ाने पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता चला जाता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। क्लियर है? तो अगर ये ग्राफ डिक्लाइनिंग ग्राफ दिख गई तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, रिएक्टेंट की। किसकी बात हो रही है, रिएक्टेंट की।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या ले लिया, कंसंट्रेशन ले लिया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया हम लोगों ने, टाइम ले लिया। क्लियर है। तो अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं क्या, रिएक्टेंट की ग्राफ के जरिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको फाइंड आउट करने बोल दिया, वो भी कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस कर्व के ऊपर स्लोप ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, स्लोप, एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, है ना। तो स्लोप नहीं टेंजेंट बोला है, तो उसको क्या बोलता है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो क्या करे, सर्कल को या कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे। क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये वो पॉइंट जहां पे कर्व क्या कर रही है, ये टेंजेंट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। कंसीडर कर लीजिए कि वो टाइम कितना मिल, वो कंसंट्रेशन कितना मिल गया, सी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से और यहां से, यहाँ पर कंसंट्रेशन मुझे मिल गया और यहाँ पर क्या मिल गया, टाइम मिल गया। तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगी, माइनस डी सी बाय क्या हो जाएगी, डी टी हो जाएगी। क्लियर है। अगर ये यही बात किसके लिए बोला था, प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए बोला था, प्रोडक्ट। तो फॉर प्रोडक्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो फॉर प्रोडक्ट क्या हो जाता, फॉर प्रोडक्ट देखते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाता, ये ग्राफ हमको ड्रॉ करनी पड़ती, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के बढ़ाने पे क्या होते जाता है, बढ़ते चले जाता है। यहाँ पर क्या ले लिया हम लोगों ने, टाइम ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया हम लोगों ने, कंसंट्रेशन ले लिया। क्लियर है। कैसे ड्रॉ करेंगे आप, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को यहाँ पे ट्रेस कर लेना है, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, और आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पर सी मिल गया, यहाँ पे टी मिल गया। तो आर इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस डी सी बाई क्या मिल जाएगा आपको, डी टी मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को पूरा समझा। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री के जरिए कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, ये हम लोग देखेंगे। और जिन टॉपिक्स को हमने अभी लर्न किया है, उन टॉपिक्स के ऊपर जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।